अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9 के विज्ञान के पेपर में आपके जो 18 दिसंबर को पेपर होगा उसमें कौन कौन से आपके चित्र आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, वो उसमें अपन देखेंगे। साथ ही जो अंतर वाले प्रश्न हैं, आपको अंतर वाला प्रश्न भी ज़्यादा पूछा जाता है, तो अंतर वाले प्रश्न भी इसमें देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें लगवाने वाले हैं। इसके अलावा मैं एक वीडियो आपके और लेके आऊँगा जिसमें इस जो ये जो PDF है पूरी मेरे इस किताब में ये वाली, तो इस PDF में जितने भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि आपके छोटे छोटे क्वेश्चन कितने आएंगे, आपके 10 तो आएंगे MCQ, आपके 8 आएंगे रिक्त स्थान और 10 प्रश्न आएंगे आपके वन लाइनर, तो टोटल 28 नंबर आपके इसमें छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे ऐसे। तो एक एक शब्द में एक एक अक्षर में उत्तर देना उनका, तो मैं आपको एक वीडियो पूरा इसका एक पूरी किताब का यानी कि पार्ट नंबर 1 से लगा के 9 तक उन सभी पार्टों के जो जितने भी वन लाइनर बनते हैं, रिक्त स्थान बनते हैं और आपके ये अबशब्द वाले बनते हैं, उन सभी को उस एक वीडियो में अपन कवर करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ये वाली PDF आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप से डाउनलोड कर लेना इसको, ऐप के ऊपर मैं आपके अपलोड कर रखी है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना शुरू से अंत तक, और इसमें अपन जितने भी डायग्राम बनते हैं इंपॉर्टेंट वो देखेंगे एक तो, और एक आपके जितने भी अंतर वाले प्रश्न हैं, ठीक है, अंतर वाला प्रश्न हर बार ही आते हैं, फिक्स पूछा जाता है, तो वो देखने वाले हैं। तो आइए अपन आपके जो चैप्टर वाइज पार्ट 1 से लगा के 9 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में कवर करते हैं। तो एक तो आप ये पहला पार्ट निकालो, सबसे पहला पार्ट है अपना ये पदार्थ वाला। तो पदार्थ वाले में इंपॉर्टेंट कौन, तो पदार्थ वाले में एक तो आपको इसमें जो आपको बर्फ़ का जो गलनांक है वो एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, ये प्रश्न है जो फिक्स आपके पूछा जाएगा कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। तो ये एक तो पदार्थ की अवस्था वाला, ठोस, द्रव और गैस, पदार्थ की 3 अवस्थाएँ होती हैं, तो एक तो आपको ये याद करना है। एक आपको LPG का और CNG का पूरा नाम याद कर लेना है। LPG का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, और एक CNG का पूरा नाम याद कर लेना है, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस हो। फिर आपकी जो चित्र बनेगा ये चित्र आपके 1.9 पेज चित्र नंबर, इसमें आपके तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतर रूपांतरण कैसे होता है इससे संबंधित आपके एक डायग्राम और एक आपकी क्वेश्चन बनेगा। ठोस का द्रव में बदलना आपके संकलन होता है, द्रव का आपके गैस में बदलना वाष्पीकरण होता है, और गैस का ठोस में बदलना ये निक्षेपण होता है। इसका उल्टा पूछे, ठीक है, द्रव का आपके ठोस में तो आपके जमना हो जाएगा, गैस अगर द्रव में बदले तो ये संघनन हो जाएगी, और ठोस अगर गैस में बदला तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कौन बताता है, तो ऊर्ध्वपातन जो अमोनिया है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, नौसादर और कपूर, ये अमोनियम क्लोराइड, ये सभी ऊर्ध्वपातन को दर्शाते हैं। फिर ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनेगा, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, ये निम्न तापमान को सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस में बदलने के लिए देखो, सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए आपको 273 जोड़ना पड़ता है, और केल्विन से सेल्सियस में लाने के लिए तो इधर तो जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, तो 273 घटाएंगे, इसमें से जो दे रखा है उसमें से 273 घटा लेंगे, तो 300 में से आपको घटाना है 273, तो कितना बचेगा, 27 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर बचेगा। तो इस प्रकार से आपको ये 273 घटा लेना है, तो आपको उत्तर सेल्सियस में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आपके ये सेल्सियस है ये तो, और ये केल्विन, तो C पहले आता है और K बाद में आता है। अगर आगे बढ़ेंगे तो अपन जोड़ेंगे और पीछे जाएंगे तो ऐसे घटाएंगे। ये K से C की तरफ आगे बढ़ेंगे तो अपन जोड़ेंगे, और K से C की तरफ आएंगे तो उल्टे चलेंगे यानी कि घटाएंगे, ऐसा याद कर लेना। तो ये इसमें से 273 घटा लेना, अपना केल्विन में बदल जाएगा। फिर आपको भौतिक अवस्था बतानी है पानी की, 250 डिग्री पे और 100 डिग्री पे। तो 250 डिग्री पे ये गैसीय अवस्था में होगा, ठीक है, और ये जो होगा वो इसमें आपके ये भी गैस अवस्था में ही होगा, क्योंकि 0 डिग्री पे पानी जम जाता है, ठोस होता है, और 0 से 100 के बीच में आपके द्रव अवस्था में रहता है, और फिर 100 डिग्री पे ये पानी जो आपका वाष्प बन जाता है, तो ये वाष्प अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। फिर किताब के पीछे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो जो पहले बताए थे वही दोनों क्वेश्चन आपके बदलने वाले इंपॉर्टेंट है। ये 300 का और 573 का वही क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसमें से 273 घटा लेना और इसमें 273 जोड़ देना, आपका जो उत्तर इसमें केल्विन में सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। चौथा क्वेश्चन ये है कि इसमें आपके दे रखा है पदार्थों को कणों के बीच बढ़ते आकर्षण के बारे में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पास में कौन सा होगा, तो ठोस के जो कण होते हैं वो पास होते हैं। इसमें ठोस कौन है, तो ये ठोस आपके पहले आ जाएगा चीनी, फिर चीनी के बाद में आएगा द्रव यानी कि जल, और सबसे बाद में आएगा आपके ऑक्सीजन गैस। 5वां प्रश्न आपके ये कि तापमान पर भौतिक अवस्था बतानी जल की। तो देखो 25 डिग्री पे तो ये द्रव अवस्था में होगा, 0 डिग्री पे ये पानी जो होता है वो ठोस अवस्था में होगा, और 100 डिग्री पे ये वाष्प अवस्था यानी कि गैसीय अवस्था में होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, फिक्स आपके पहले भी कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो इस 5वें प्रश्न को आप अच्छे से देख लेना,
25 डिग्री पे पानी द्रव अवस्था में होगा, 0 डिग्री पे पानी जम जाता है और 100 डिग्री पे पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो ये गैस बन जाएगा। फिर आपके दूसरा पार्ट है हमारे आसपास कौन से पदार्थ है जो शुद्ध हैं। इसमें आपको एक तो मिश्रण, एक तो आपको विलयन के बारे में आपको इसकी परिभाषा देख लेनी है, और विलयन के अलावा आपको विलयन के गुण देख लेने ये वाले, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। विलयन के गुण आपको यहाँ से देख लेना है। विलयन एक समांगी मिश्रण है, ये आपका रिक्त स्थान में आ सकता है। विलयन किस प्रकार का मिश्रण है, तो विलयन एक समांगी मिश्रण है, ये वाला जो लाइन है आपको याद कर लेना है, ठीक है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। और फिर अपन अगला देखते बिंदु, फिर आपके एक पीतल का याद कर लेना, ये मिश्र धातु में आपको पीतल का याद कर लेना। मिश्र धातु क्या एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है, और इसमें दो धातुओं को मिलाकर एक नई धातु बनाई जाती है पीतल। तो पीतल में क्या क्या होता है, जिंक होता है 30%, याद रखिए इसको, और कॉपर होता है 70%। मैं इसको आपको याद करवा देता हूँ पिताजी से। तो आपको एक शब्द याद कर लेना है, पिताजी। पिताजी में आपकी मिश्र धातु कौन सी है, पीतल है। पी से आपको पीतल याद कर लेना है, ता से आपको तांबा, ठीक है, ये जो कॉपर है इसको तांबा कहते हैं, और जी से जिंक हो जाएगा जिसको अपन जस्ता कहते हैं। तो जिंक 30% होता है और कॉपर कितना परसेंट होता है, 70% होता है। इन दोनों को मिला के एक मिश्र धातु बनाते हैं जिसको अपन पीतल कहते हैं। अपने घर में भी, आपके घर में कौन कौन बर्तन होगा पीतल का बर्तन ज़रूर, तो ये आपके पीतल मिश्र धातु का एक उदाहरण होता है। तो ये आपको विशेष तौर पर याद रखनी है, ठीक है। जो मिश्र धातु होती है वो समांगी मिश्रण होता है। फिर आपसे पूछे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो सभी को पता ही है, ये वायु गैस में गैस का विलयन होता है, गैस में गैस का विलयन होता है वायु, और इसमें कितना परसेंट होती है, तो 21% तो ऑक्सीजन होती है, और नाइट्रोजन कितना परसेंट होती है, 78% होती है। तो ये भी आपका एक क्या है, समांगी मिश्रण है। तो ये दो गैसें मुख्य रूप से होती हैं, ये समांगी मिश्रण हो जाएगा। 78% और 21% नाम आपको याद कर। फिर आपको याद रखनी है टिंचर, जो टिंचर होती है जो कि एल्कोहल और आयोडीन विलयन होता है, ठीक है, टिंचर होती है, और इसको टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो आपके हमारे कहीं पे भी लग जाती है तो अपन जो दवा लगाते हैं वो टिंचर होती है, और इसमें ये आयोडीन टिंचर के रूप में इसको जाना जाता है। ये एल्कोहल और आयोडीन का विलयन होता है, इसको अपन टिंचर आयोडीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें विलय जो होता है वो आयोडीन होता है, और विलायक कौन होता है, ये एल्कोहल होता है। तो एल्कोहल में ये जो आयोडीन है वो घुल जाता है, जो घुलने वाले को विलय कहते हैं। जैसे अपन पानी है, ठीक है, तो पानी में अपन मान लो शक्कर डालेंगे, तो शक्कर क्या हो जाएगी, विलय हो जाएगी, शक्कर इसमें घुल जाएगी, तो शक्कर तो हो जाएगी विलय, और जो पानी है वो विलायक है, जो घोलने वाला होता है उसको विलायक कहते हैं, विलायक। फिर आपसे प्रश्न है कि निलंबन क्या है, तो निलंबन एक प्रकार का जो विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलय पदार्थ घुलते नहीं है, बल्कि अपनी ये इसमें निलंबित होते रहते हैं, और इनको अपन आँखों से देख सकते हैं, ये निलंबन होता है। तो ये आपके एक विषमांगी मिश्रण होता है निलंबन, जबकि विलयन जो होता है वो समांगी मिश्रण होता है। फिर आपके निलंबन के गुण पूछे तो ये वाले निलंबन के गुण आपको याद कर लेना है। निलंबन एक प्रकार का जो विषमांगी मिश्रण होता है, कण आंखों से देख सकते हैं, और निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, और इसका मार्ग हमें देखने को मिलता है। और इनको शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे बैठ जाते हैं, इनको निलंबन जो होता है वो अस्थायी होता है। इसको छानन विधि के द्वारा कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। फिर आपको ये जो प्रकाश की जो टिंडल प्रभाव है, टिंडल प्रभाव का आपको ये चित्र वाला आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। टिंडल प्रभाव वाला आपके आ जाए तो प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, तो इसी कारण से इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है, मान लो एक कमरे में छोटा सा छिद्र है, उसमें से प्रकाश की किरण आ रही है, तो वहाँ पर आपको टिंडल प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। मान लो अंधेरा कमरा है, और अंधेरे कमरे में ऊपर मान लो कोई जो मान लो किसी केलू पोस वाला है जो मकान है, ठीक है, केलू पोस वाला मकान है, पक्की छत नहीं केलू पोस वाला, या खिड़की में से मान लो सूर्य की रोशनी थोड़ी सी किरण आ रही है, तो पूरे अंधेरे कमरे में वो जो सूर्य की किरण होगी वो आपको चमकीली दिखेगी, और उसमें आपको धूल के कण जो चमकते हुए दिखेंगे। तो ये जो होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, इसको अपन टिंडल प्रभाव कहा जाता है। फिर एक आपकी ये जो टेबल बना रखी है ये इंपॉर्टेंट है कोलाइड की, ठीक है। तो इसमें आपको एक तो दूध का याद कर लेना, दूध जो होता है वो इमल्सन होता है। दूध क्या होता है, इमल्सन होता है, द्रव का द्रव में इमल्सन होता है, तो दूध का याद कर लेना। और एक आपको याद कर लेना ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि ठोस में द्रव का सोल होता है, एक इसको याद कर लेना। और एक इसमें आपकी जो जेली वाला है ये वाला याद कर लेना, द्रव में जो ठोस को मिलाएंगे तो उसको अपन जेली कहेंगे। जेली हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, ये आपके अच्छे से इसको याद कर लेना। फिर आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनेगा कि समांगी मिश्रण और, तो यहाँ पे आपको समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर वाला प्रश्न आपके पूछा जा सकता है, एक तो आपको ये वाला राइट इसमें लगा लेना है अभी। फिर आपके प्रश्न बनता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का, आपको इसमें अंतर पूछ रहे तो इनका अंतर आपको बताना है।
तो ऐसे गुण जिनका अपन अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, भाव, घनत्व, क्वथनांक, गलनांक, ये भौतिक गुण होते हैं। तो अगर किन्हीं भौतिक परिवर्तन में जो होता है वो इन भौतिक गुणों में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसकी रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको अपन भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ़ जो है वो जल और वाष्प अलग अलग अवस्था में दिखता है और ये भिन्न भिन्न जो भौतिक गुण को दर्शाता है, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होता है। बर्फ़ बर्फ़ ही रहेगा, उसके जो मेन जो वो चाहे पानी बने, चाहे वो वाष्प हो, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, वो पानी के गुण ही इसमें देखने को मिलेगा। एक आपको याद कर लेना ये मोमबत्ती वाला, तो मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मोमबत्ती के जो जलने की प्रक्रिया होती है उसमें भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। देखो भौतिक परिवर्तन कैसे होता है, जब मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती जलती है तो इसका जो मोम होता है वो पिघल के नीचे आ जाता है इकट्ठा, और फिर इस पिघले हुए मोम को वापस इकट्ठा करके अपन क्या कर सकते हैं, वापस इससे जला सकते हैं। और जो मोमबत्ती जल रही है उसमें जो रासायनिक परिवर्तन होता है, तो मोमबत्ती में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन देखने को मिलते हैं। फिर आपकी किताब के प्रश्न ये कि निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत करें। तो देखो पेड़ को काटना, ये आपके पेड़ को काटना किस प्रकार का परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है। जबकि मक्खन का बर्फ में पिघलना ये भी आपके भौतिक परिवर्तन है। अलमारी में जंग लगना ये रासायनिक हो जाएगा, अलमारी में जंग लगना रासायनिक है। जल का उबल कर वाष्प बनना ये भौतिक हो जाएगा। विद्युत जल तरंग का प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित होना ये आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, ये वाला आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। और जल का साधारण नमक में घुलना ये आपका भौतिक परिवर्तन है, वापस अपन नमक प्राप्त कर सकते हैं। फलों से सलाद का बनाना, तो फलों से सलाद का बनाना ये अपने रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और लकड़ी और कागज़ का जलना ये अपने रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। एक मिनट, फलों से सलाद का बनना ये भौतिक परिवर्तन है, जबकि जो लकड़ी का और कागज़ का जलना ये रासायनिक परिवर्तन होगा। तो ये आपको इस प्रकार से इनको अच्छे से देख लेना है। फिर आपका ये प्रश्न है कि तत्व जो पदार्थ होते हैं इनको कितने प्रकार से बांट सकते हैं, तो इनको अपन तत्व में बांट सकते हैं, यौगिक में बांट सकते हैं और मिश्रण में बांट सकते हैं। तो ये आपको देख लेना यहाँ पे। तत्व जो नाम है वो पहले वो जो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट बॉयल, कौन से वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट बॉयल का नाम याद रखना, जिन्होंने 1661 में जो सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया, सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने किया था। और फ्रांस के एक रसायन वैज्ञानिक हुए एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए, इन्होंने जो सबसे पहले तत्व की परिभाषा दी थी। तो परिभाषा तो दी थी लवाइजिए ने, और बॉयल जो महोदय इन्होंने सबसे पहले तत्व शब्द दिया था। तत्व शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने किया था, और परिभाषा जो दी गई थी वो एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए के द्वारा दी गई थी। फिर तत्वों को किन किन में बांट सकते हैं, तो तत्वों को धातु, अधातु, उपधातु में बांटा जा सकता है। और तत्वों में आपको विशेष तौर पे याद रखना है ये वाले कौन कौन से इसमें गुण होते हैं। तो तत्व जो होते हैं, जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, धातुएं चमकीली होती हैं, चांदी जैसा, सफ़ेद जैसा, सोने जैसे पीले रंग की होती हैं। और ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। तन्य होते हैं, इनको तार बनाया जा सकता है खींच के। जैसे सोना सबसे तन्य धातु है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आघातवर्धनी होते हैं धातु, इनको पीट पीट कर चादर बना सकते हैं। ध्वनिपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए अपन इसमें क्या क्या नाम लिखेंगे, धातुओं के नाम में आप किस किस का नाम लिखेंगे, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी धातुओं के उदाहरण है। पारा एक ऐसी धातु है जो धातु होते हुए भी किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा धातु होते हुए भी ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातुओं के क्या क्या गुण हैं, ये धातु और अधातु में अंतर भी लिख सकते हैं आप इसमें। तो अधातुएं जो होती है वो अलग अलग रंगों की होती है, ताप और विद्युत की कुचालक होती है, चमकीली और प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धनी ये नहीं होती हैं। तो कौन कौन सी नाम लिखेंगे इसमें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सभी अधातुओं के उदाहरण हैं। तो धातु और अधातुओं के बीच में कुछ तत्व और पाए जाते हैं जिनको अपन उपधातु कहते हैं। तो उपधातु में आपको किन किन का नाम याद रखना है, इसको मेटलॉइड कहा जाता है। ये बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तीनों ही उपधातुओं के उदाहरण है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अर्धचालक बनाने में इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है। सिलिकॉन चिप होती है तो वहाँ पर इसको बनाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तीनों नाम आपको याद कर लेना है। अब तक प्रकृति में कितने जो तत्व हैं वो खोजे जा चुके हैं, ज्ञात हैं, तो 100 से ज़्यादा तत्व ज्ञात हैं। और इसमें 92 तत्व है जो प्राकृतिक तत्व हैं, जबकि बाकी जो 6 है वो आपके मानव निर्मित हैं। अधिकतर जो तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के ताप पर गैस हैं, ये इंपॉर्टेंट आपको याद कर लेना है। 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के ताप पर कैसे होते हैं, आपके गैस फॉर्म में होते हैं। इन संख्या को याद करना है। 11 गैस होती है, 11 कैसे याद करोगे, 11 में ग आ रहा है और गैस में भी ग आ रहा है, तो ये गैस में 11 ऐसे याद कर लेना। फिर आपके 2 तत्व ऐसे हैं जो
द्रव अवस्था में होते हैं कौन कौन से, पारा और ब्रोमीन। ये आपके द्रव अवस्था में होते हैं, धातु तो ये पारा और अधातु है ब्रोमीन, इन दोनों को याद कर लेना। इसके अलावा दो धातुएं ऐसी हैं जो कमरे के ताप पर जो बिल्कुल कुछ अधिक तापमान से जो ये द्रव अवस्था में ले लेते हैं, ठीक है। जैसे गैलियम और सीजियम, ये दो ऐसे तत्व हैं, गैलियम और सीजियम दो ऐसे तत्व हैं, इनको हथेली पे रख देंगे तो ये पिघल जाएगा। यानी कि कमरे के ताप पर, यानी कि 303 केल्विन से कुछ अधिक ताप पर ये द्रव अवस्था में आ जाते हैं। ठोस से किस में आ जाएंगे, ये द्रव अवस्था में आ जाएंगे। इतने ये इनका जो मुलामी ये मतलब कतना कितना ये कम होता है। फिर आपको याद करना है ये मिश्रण और यौगिक में अंतर। तो मिश्रण क्या होता है और यौगिक क्या होता है, ये दे रखा अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट आपके प्रश्न बनेगा इसका, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना इसको। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण में आपके जो तत्व या यौगिक में केवल मिश्रण बनाने के लिए मिले जुले होते हैं, किंतु नए यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते। जबकि यौगिक में क्या होता है, यौगिक में दो होते हैं, ठीक है, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, इसमें दो या दो से अधिक तत्व मिले होते हैं। मिश्रण में संगठन परिवर्तनीय होता है और नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण में उपस्थित घटकों का गुणधर्म को दर्शाता है, नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से अलग होता है और घटकों का भौतिक विधियों से सुगमता से अलग किया जा सकता है और इसको केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा इनको अलग किया जा सकता है। फिर पदार्थ का जो ये डायग्राम है इसको आप अच्छे से याद कर लेना। पदार्थ जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्था में पाया जाता है। पदार्थ दो प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण पदार्थ। शुद्ध पदार्थ भी फिर आपके दो तरह के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व में कौन कौन से होते हैं, तत्व को और है जो सरल भागों में, सरल पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए कॉपर हो गया, हाइड्रोजन, पारा, लोहा और ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सभी आपके तत्व के उदाहरण हैं। यौगिक जो होता है उसमें आपके नियत संगठन रासायनिक और विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इनको अलग अलग किया जा सकता है। जैसे जल हो गया, मीथेन हो गया, चीनी हो गई और इसमें आपके नमक हो गया, ये आपके यौगिक के उदाहरण हैं। फिर मिश्रण आपके दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में सभी घटक समान होते हैं और विषमांगी मिश्रण में सभी घटक असमान होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समांगी मिश्रण में जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर या जल और एल्कोहल, ये सभी आपके समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। असमान में बालू हो जाएगी, नमक, चीनी और नमक, लकड़ी, रक्त, जल में तेल में जल, ये सभी आपके असमान संगठन के उदाहरण हैं। फिर आपके तीसरा पार्ट है परमाणु और अणु। इसमें आपके एक तो रासायनिक संयोजन का नियम है, ये देख लेना आप कि रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया था, तो लेवाइजिए ने और जोसेफ एल प्राउस्ट ने इसका जो प्रयोग दिया था। ये दोनों नाम आप इसमें याद कर लें। फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम और इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट डायग्राम बनेगा वो आपके जॉन डाल्टन के नाम से है, तो जॉन डाल्टन का नाम आपको याद करना है। और इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है आपकी एक तो परमाणु की वो जो त्रिज्या वाला है, ये वाला परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो नैनोमीटर में मापी जाती है परमाणु की त्रिज्या को, और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर 1 nm बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। और 1 मीटर बराबर पूछे, 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर होता है। ये दोनों आपको याद कर लेना है। फिर यहाँ से आपको जो प्रतीक चिन्ह है वो याद कर लेना है। एक तो ये सी वाले सभी याद कर लेने, ठीक है। सी वाले आपसे पूछे कि सी से शुरू होने वाले 4 तत्वों के नाम लिखे, तो ये सभी आपके कैल्शियम सी, कार्बन सी, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कॉपर C, ये आपको याद कर लेना है। एक आपको गोल्ड का जो है वो आपको प्रतीक चिन्ह याद करना है, Au होता है। एक आपको आयरन का याद करना है, वो Fe होता है। एक शीशा का क्या होता है, Pb होता है, ये याद कर लेना। बाकी आपके पोटेशियम का याद कर लेना, वो K होता है। और चांदी का क्या होता है, Ag होता है, सिल्वर अर्जेंटम होता है। और सोडियम को नेट्रियम से इसको अपन Na लिखते हैं। बाकी किसी को इतना आपके इंपॉर्टेंट है नहीं, यही सारे आपके जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके लैटिन भाषा से पूछे जाते हैं। फिर आपकी टेबल में ये है कि परमाणु द्रव्यमान पूछे तो आपको एक तो ऑक्सीजन का याद कर लेना है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है और हाइड्रोजन का इसमें 1 होता है। आपसे पूछे कि H2O का कितना होगा, तो इसमें एक हाइड्रोजन के 2 परमाणु तो 2 को 1 से गुणा करेंगे और ऑक्सीजन का 16 है तो इसमें जोड़ देंगे, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 इसका आंसर आ जाएगा। फिर आपसे इसमें ये वाली टेबल याद कर लेनी, कुछ यौगिकों के अणु और उसका द्रव्यमान का अनुपात। तो द्रव्यमान का अनुपात क्या क्या होता है, एक तो जल का विशेष याद कर लेना। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, तत्व होते हैं, और इनका जो द्रव्यमान का जो अनुपात है वो 1:8 होता है। कैसे होता है, तो हाइड्रोजन का जो सूत्र वो H2O लिखेंगे जल का, तो इसमें हाइड्रोजन के कितने 2 अणु हैं, तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना है, वो 16 है, तो 16 का 2:16 लिखेंगे, तो उसको काट देंगे 2 के पार्ट से, 1:8 आ जाएगा। तो इस ऐसे आपको ये 1:8 याद करना है। एक CO2 का याद कर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन का कितना आता है, 6 आता है। कार्बन का कितना आता है, 6 आता है। और ऑक्सीजन का कितना आता है,
16 आता है, तो 2 के पारे से काट देंगे, ये 3:8 आ जाएगा ये, ठीक है, 3:8 ऐसे इसको लिख लेना। बाकी आपसे पानी में जो जल में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात पूछे तो वो अपन 2:1 लिखेंगे। हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। जबकि द्रव्यमान की बात करें तो अपन 1:8 लिखेंगे, ठीक है। फिर आपके रासायनिक सूत्र में एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का सूत्र याद कर लेना है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एक तो इसका याद कर लेना है। और एक आपको ये सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 का याद कर लेना है। Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। फिर पार्ट के पीछे के प्रश्नों में आपका जो प्रश्न नंबर जो आपका 4 है वो इंपॉर्टेंट है इसका, कि निम्नलिखित रासायनिक सूत्र लिखना है। इसमें आपको रासायनिक सूत्र का लिखना है। जैसे जो पहला प्रश्न आपके मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, ये वाला चौथा क्वेश्चन इसमें आपके पहला क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपको इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड का इसमें फॉर्मूला लिखना है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, MgCl2 हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2। कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर नाइट्रेट का जो सूत्र होता है वो CuNO3 होल्ट वाइज होगा। Cu यहाँ पे कोष्टक में लिखना है NO3 और बाहर लिखना है 2, ये कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। और एल्यूमिनियम क्लोराइड का होगा आपके AlCl3 हो जाएगा, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा, CaCO3 इसका फॉर्मूला बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। फिर इसका 5वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि इनमें कौन कौन से तत्व विद्यमान है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है आपके, ये बुझा हुआ जो चूना है इसका आपको इसको क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड होता है तो कैल्शियम और ऑक्सीजन हो जाएगा इसमें। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में क्या होगा, एक तो हाइड्रोजन होगा और एक ब्रोमीन होगा। फिर आपका बेकिंग सोडा जिसको अपन खाने का सोडा कहते हैं, इसमें क्या होता है NaCO3। तो इसमें आपके क्या क्या है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। और फिर आप क्या है इसमें पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, जैसे सोडियम सल्फेट होता है वैसे ही पोटेशियम सल्फेट होगा। ये क्या हो जाएगा अपने K2SO4, ठीक है। तो इसमें आपके पोटेशियम आएगा, सल्फर आएगा और ऑक्सीजन आएगा। फिर आपका चौथा पार्ट है परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना में एक तो ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी खोज किसने की, एक तो ये याद कर लेना है। और एक ये कैथोड रे जो केनाल रे है, इसका किसने खोज की थी, किसने नाम दिया था, वो आपको याद कर लेना है। तो सबसे पहले गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी, इसका नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। गोल्डस्टीन ने ये सबसे पहले केनाल रे के नाम से एक किरण की खोज की थी। और इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन के संबंध में एक नई जानकारी दी थी। और गोल्डस्टीन ने सबसे पहले एक नई विकिरण की खोज की थी, इसको अपन केनाल रे या केनाल किरण कहते हैं, और ये एक धनावेशित किरण होती हैं। फिर आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको अपन E नेगेटिव से दर्शाते हैं, ये ऋणावेश होता है। प्रोटॉन के ऊपर P+ लिखते हैं, ये धनावेशित होता है, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। फिर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो बनेगा वो आपके रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन वाला, ये आपके मॉडल वाला, परमाणु मॉडल वाला प्रश्न आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। इसका जो प्रयोग है सोने की पत्ती वाला, वो आपको याद कर लेना, ये वाला, ठीक है। ये वाले जो बिंदु दे रखे हैं इनको आप अच्छे से एक बार ज़रूर देख लेना इनको। तो ये किताब में आपको अच्छे से देख लेना, ये वाले सारे जो बिंदु अच्छे से देख लेना। इसके अलावा ये वाला जो इनका सोने की परत वाला प्रकीर्णन का चित्र है वो आपको याद कर लिख लेना है, ठीक है। सोने की जो चित्र वाला ये है, ये आपको किताब में से अच्छे से बना के 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेनी है, कर लें। फिर आपके ये जो प्रयोग के जो परिणाम निकले थे वो आपको यहाँ पे बता रखे, इनको भी एक बार ज़रूर देख लें। फिर आपके जो नील्स बोर है उसका जो परमाणु मॉडल है, तो उसको बताना है। एक आपके रदरफोर्ड की जो कमियां हैं, रदरफोर्ड के परमाणु की कमियां, उनको आप एक बार याद कर लेना। ये वाली जो कमियां ये आपके पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट है ये। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इसमें से पार्ट के पीछे के जो प्रश्न वो देख लेते हैं। एक तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की सीमाएं बतानी है और बोर का जो परमाणु मॉडल है उसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको देखना है। इसके अलावा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इनके गुणों की तुलना करनी है। फिर आपके प्रश्न आ जाए ये वाला कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, तो ये परमाणु के केंद्रक के लिए यानी कि नाभिक के लिए उत्तरदायी था। इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, ऑप्शन इसका जो 15वां किया जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें सही आंसर होगा। फिर एक तत्व समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक का मतलब क्या होगा, उनके जो द्रव्यमान संख्या वो अलग अलग है और उनका जो परमाणु क्रमांक है वो सेम है। तो द्रव्यमान संख्या तो अलग अलग है लेकिन परमाणु क्रमांक उसमें सेम ही हो गए, तो उनकी जो रासायनिक गुण है वो भी सेम ही। फिर आपको इसमें क्या सोडियम का ये जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम का 2, 8 और 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 2, 8, 1
तो 2 8 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो डी वाला उत्तर इसमें सही होगा, 2 8 1 आंसर होगा। 16वें प्रश्न को एक बार वापस देखते हैं। एक तत्व समस्थानिक होता है, तो समस्थानिक में क्या होता है, समस्थानिक में जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या अलग अलग होती है। समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, उनका जो द्रव्यमान है वो अलग अलग होता है, उनका जो परमाणु क्रमांक है वो सेम ही होता है। फिर आपकी 17वां क्वेश्चन है। 17वें क्वेश्चन में आपके क्लोरीन की जो ऋण आयन है इसकी आपको संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके 8 हो जाएगा। तो केवल क्लोरीन की पूछे तो इसमें 7 है, लेकिन क्लोरीन जो ऋणायन है तो फिर आपके इसमें एक और जुड़ जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। तो ये ऋणायन के कारण इसकी 8 है, बाकी केवल क्लोरीन होता तो उसमें अपन 7 करते हैं, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रम कौन सा है, तो 2 8 और 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 8 पहले 2 आएगा पहली कक्षा में, फिर आपके 8 आएंगे, फिर आपके तीसरे में 1 आएगा। तो 2 8 1 इसका आंसर करेंगे, डी ऑप्शन का करेक्ट हो। फिर आपके 5वां पार्ट है जिसमें जीवन की मौलिक इकाई। इसमें एक तो ये सूक्ष्मदर्शी का आपको नाम याद रखना है। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। और आपको इसका डायग्राम भी एक बार देख लेना है, कहीं आपके पूछ ले तो इसको बना लेना। चांस कम में फिर भी आपको पूछ ले, मान लो क्या पता, ये पता नहीं चलता इनका। तो सबसे पहले आपको एक तो कोशिका का नाम याद रखना है। कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर आपको एक इसमें से एक नाम दे रखा है कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो जीवित कोशिका की जो सबसे पहले खोज की गई थी वो ल्यूवेन हॉक ने की थी। ठीक है, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने जो मृत कोशिका का पता लगाया था। जबकि जो कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका का जो सिद्धांत है वो एम स्लीडन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। ये आपको नाम याद रखना है। कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया, तो कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य विर्चो ने किया था 1885 में। फिर आपको ये जो डायग्राम बना के ये जो अंतर बता रखा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, इसका अंतर आपको देखना है। ठीक है, ये अंतर आपके पूछा जा सकता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसका अंतर आप यहाँ से देख ले एक बार। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है इस पार्ट का वो है आपके जंतु कोशिका और आपके पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, उनमें अंतर आपको बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और उसका वर्णन कीजिए, और पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और उसका वर्णन कीजिए, और जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर लिखिए। और ये अपने पादप कोशिका है तो पादप कोशिका का भी आपको नामांकित चित्र यहाँ से देख लेना। ये इस प्रकार की आकृति बना के इसमें आपको लाइसोसोम, ये वाली सारी चीज़ें, इसमें हरित लवक, गोल्जी उपकरण, केंद्रीय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, बाह्य कोशिका, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें इसमें लिख लेनी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। गोल्जी उपकरण जो है कैमिलो गोल्जी के द्वारा इन्होंने गोल्जी इकाई की खोज की थी, तो इन्हीं के नाम पे फिर इन्होंने गोल्जी उपकरण इसका नाम रखा गया था। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है। फिर आपको नाम याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह, बिजली ग्रह कहा जाता है। एटीपी का भी आपको पूरा नाम याद कर लेना है। जो ऊर्जा होती है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में वो एटीपी के रूप में होती है। एटीपी क्या होता है, एटीपी तो एडिनोसिन, और ए का तो हो जाएगा एडिनोसिन, और टी का हो जाएगा ट्राई, पी का हो जाएगा फास्फेट, तो एडिनोसिन ट्राई फास्फेट इसका आंसर करेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में अपना जो खुद का डीएनए होता है और खुद इसमें आपके राइबोसोम होते हैं। ठीक है, याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम इसमें होता है। एक इस माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ही इस प्लेस्टिड का नाम याद कर लेना। ठीक है, प्लेस्टिड भी इंपॉर्टेंट है। प्लेस्टिड जो होता है इसमें डीएनए और राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे ही, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है वैसे ही प्लेस्टिड में भी इस माइटोकॉन्ड्रिया की तरह आपके डीएनए और राइबोसोम होते हैं। और एक जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके नाम आपको याद कर लेना है। ठीक है, पौधों में जो क्लोरोफिल वर्णक होता है जिसको अपन क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसके कारण पौधों का जो रंग है वो हरा होता है और उसमें प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट है जो इसके लिए आवश्यक होता है। फिर आपसे पूछे कि सजीवों की मूलभूत इकाई क्या है, तो सजीवों की मूलभूत इकाई कोशिका है। ठीक है, जीवन की सबसे मूलभूत इकाई क्या है, वो आपके कोशिका है। फिर आपको कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। इसका प्रक्रिया क्या है इसको आपको समझाना है, इसमें आपको अंतर बताना है। तो ये आपका इसका जो अंतर है इनका एक तो डायग्राम देख लेना, ये समसूत्री विभाजन का और ये आपके अर्धसूत्री विभाजन का दोनों डायग्राम आपको यहाँ से अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। आपके अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों का आपको डायग्राम बनाना है। फिर आपके इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका का आपको अंतर करना है और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताना है। फिर आपका कोशिका का कौन सा उपग्रह जो बिजली घर के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आंसर लिखेंगे। कोशिका झिल्ली को बनाने वाले जो लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे करते हैं, तो ये आपके राइबोसोम में करते हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, ये आपको याद कर लेना है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है।
फिर आपके छठा पार्ट है जिसका नाम क्या है, उत्तक, टिश्यू। तो समान कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं, एक तो आपको ये याद रखना है, एक जैसी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं। फिर आपके उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, इनका आपको नाम याद कर लेना है, पादप उत्तक, और फिर पादप उत्तक में भी अलग अलग प्रकार के जो स्थायी उत्तक होते हैं, अस्थायी उत्तक होते हैं, उनके बारे में आपको इसका डायग्राम बनाना है। तने की काट का आपको डायग्राम पूछे तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। एक तो इंपॉर्टेंट डायग्राम आपका 6.3 लगा हुई है, तने की काट का जो अनुप्रस्थ काट का जो डायग्राम वो इस प्रकार से बनेगा। फिर इस पार्ट के जो इंपॉर्टेंट डायग्राम बनेंगे वो इसमें एक तो ये वाला है जटिल उत्तक के प्रकार, ये, और फिर नेक्स्ट आपका जो आएगा वो एक तो तंत्रिका कोशिका का जो आपका नामांकित चित्र वो पूछा जाता है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र इस पार्ट से बनेगा, वो आपको याद कर लेना है, ये वाला, ठीक है। इस पार्ट में आपके न्यूरॉन जो तंत्रिका तंत्र की उत्तक की इकाई होती है उसका आपको नामांकित चित्र बनाना है, तो ये वाला चित्र आपको इसमें बनाना है। केंद्रक, डेंड्राइट, तंत्रिकाक्ष, कोशिका का है, यह आपको इसमें डायग्राम बना लेना है। फिर इस पार्ट में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा वो है पौधों में जटिल उत्तक सरल उत्तक से किस प्रकार से भिन्न है। तो जटिल उत्तक और आपको सरल उत्तक के बीच में अंतर करना है। इसके अलावा कोशिका भित्ति के आधार पर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के अंतर आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो चौथा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उत्तक क्या होते हैं, तो उत्तक समान कोशिकाएं मिलकर है जो कोशिकाओं के समूह होता है उसको अपन उत्तक कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बनेगा आपके कि तीनों प्रकार के पेशी चित्रों के चित्र बनाकर उनका अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक आपको ये छठा वाला क्वेश्चन करना है। न्यूरॉन का एक चित्र बनाइए, तो ये वाला क्वेश्चन आपके आएगा, न्यूरॉन का एक चित्र बनाना है। फिर आपके अगला जो प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनेगा कि पेरेन्काइमा जो उत्तक होता है वो किस क्षेत्र में होते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनेगा। फिर आपको ये डायग्राम वाली ये जो तालिका इसको पूर्ण करने के लिए स्थायी उत्तक में आपके सरल उत्तक, फिर आपके जटिल उत्तक, सरल उत्तक ये 3 प्रकार का होता है, जटिल उत्तक ये 2 प्रकार का होता है, जाइलम आपके फ्लोएम, इनका ये डायग्राम को पूरा करना है। तो ये वाला इसमें आप तालिका को पूर्ण करना है। फिर अगला पार्ट है आपके गति वाला, तो आपको इसमें गति के जो इंपॉर्टेंट है एक तो सरल रेखीय गति वाला, ठीक है, सरल रेखीय गति इसकी आपको परिभाषा देखनी है, सरल रेखीय गति की परिभाषा लिखनी है। फिर एक ये वेग में परिवर्तन की दर, इसको अपन क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। तो त्वरण का ये सूत्र आपको याद कर लेना है, वेग में परिवर्तन और बटे में लगा समय। तो इसका एक प्रारंभिक वेग u होता है और इसको में t समय में बदलकर v हो जाता है। तो त्वरण क्या होगा, a बराबर v माइनस u बटे में t आ जाएगा। और इस गति को क्या कहते हैं, त्वरित गति कहा जाता है, इसको त्वरण कहा जाता है। और त्वरण का जो मात्रक है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। फिर आपको एक ये डायग्राम देख लेना है, एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये एक बिल्कुल एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, ठीक है, ये एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, ये इसमें आपको याद रखना है। और ये जो डायग्राम है वो आपके असमान चाल से गतिमान किसी कार का समय दूरी के साथ में ग्राफ है, ये असमान चाल वाली और समान चाल वाली बिल्कुल एकदम सीधी रेखा प्राप्त होती है। फिर आपको इसमें गति की जो 3 समीकरण दे रखे हैं, इन 3 समीकरण को आपको याद कर लेना है, ठीक है। समीकरण का पहला, गति का पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी होता है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और तीसरा हो जाएगा अपना ये 2s बराबर v स्क्वायर माइनस u। फिर इस पार्ट का जो एक न्यूमेरिकल आपके ये वाला इंपॉर्टेंट बनेगा, किसी कृत्रिम उपग्रह ये इतनी त्रिज्या में घूम रहा है और यदि 24 घंटे के अंदर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो इसकी चाल का परिकलन करना है। फिर अगला जो पार्ट है वो बल और गति के नियम, बल और गति के नियम में आपके गति के जो नियम है वो याद करने और संतुलित बल और असंतुलित बल की परिभाषा वगैरह देखनी इसमें। और एक इसमें जो न्यूटन और गैलीलियो का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले जो न्यूटन ने बताया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में वो आपके अगले पार्ट में आएगा। एक इसमें आपको द्रव्यमान और जड़त्व वाला टॉपिक है, ये ज़्यादा अच्छे से देख के जाना है। द्रव्यमान और जड़त्व एक दूसरे के ये जुड़े हुए, जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान की माप होता है, जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान की क्या होता है, माप होता है। फिर आपसे पूछे कि बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और सर न्यूटन के नाम पर इसको रखा गया था, इसको अपन एन से दर्शाते हैं। तो गति के तीनों नियम और ये बल का मात्रक आपको याद कर लेना है। तो प्रश्न ऐसे आ जाए कि कौन से नियम से, गति के कौन से नियम से हमें किसी बल पर वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। तो ये अपने न्यूटन की गति के दूसरे नियम से किसी बल को मापने की विधि मिलेगी। तो ये आपको दूसरा नियम याद रखना है, गति की मापने की दूसरी विधि से बल को मापने की विधि का पता चलता। फिर एक इसका न्यूमेरिकल आपको याद कर देना है। उदाहरण नंबर 8.3 जो मैंने करवा भी रखा है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 4 सेकंड ब्रेक लगने के बाद यह रुकती है, समय लगता है।
तो आपको लगने वाले बल की गणना करनी, यात्रियों सहित कार का भार 1000 किलोग्राम है। तो ये उदाहरण नंबर आपका 8.3, एक बार इसको अच्छे से देख लेना। यहाँ पर ये पूरा इसको सोल्व करवा रखा है, यहाँ पर इसको पूरा ये सोल्व करवा रखा है यहाँ पे कि ये प्रारंभिक वेग कितना है और इसमें आपको कार का अंतिम वेग कितना है, कुल द्रव्यमान कितना है, समय कितना है, फिर ब्रेक पर लगने वाले बल का परिमाण F वो mv/t होगा। ठीक है, तो mv ये हो जाएगा v माइनस u, उसका प्रारंभिक वेग F बराबर ये तो m हो जाएगा और ये अपने इसका v हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस के 7500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आएगा, जो कि न्यूटन के बराबर होता है। तो माइनस के 7500 न्यूटन इसका आंसर होगा। ऋणात्मक चिन्ह ये ब्रेक के द्वारा लगाया गया बल गाड़ी की गति के विपरीत दिशा में आरोपित होता है। एक ये जब बंदूक चलाते हैं तो अपन बंदूक की गोली आगे जाती है और धक्का पीछे की ओर लगता है, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। ठीक है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। जब कोई जो नाव से कूदता है तो नाविक है जो आगे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करती है, ये भी न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। तो ये प्रमुख इस पाठ के प्रश्न थे। इसमें आपको न्यूटन की गति के जो नियम है वो तीनों नियम याद कर लेना है। और इसमें ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा कि गति का जो प्रथम नियम है इसको विरामावस्था अथवा गतिशील अवस्था में जड़त्व का नियम कहते हैं। तो वस्तुओं का वह द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व है जो वस्तु के द्रव्यमान का माप होता है और इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का भी प्रतिरोध करता है। और गति की द्वितीय नियम क्या है, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और बल की दिशा में होती है। बल का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको न्यूटन के नाम से जाना जाता है, उसको n से दर्शाते हैं। 1 न्यूटन बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सकता है। फिर आपके आएगा संवेग। तो संवेग जो होता है उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है और दिशा वही होगी जो कि वस्तु के वेग की। इसका मात्रक क्या होगा, संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, इसको क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। प्रत्येक जो क्रिया है उसके समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और दोनों भिन्न भिन्न वस्तुओं पर यह कार्य करती हैं। फिर आपके इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न ये कि जब किसी रस्सी को छड़ी को से दरी को जो पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर किस कारण आते हैं, और बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। फिर आपके अगला और अंतिम पार्ट ये गुरुत्वाकर्षण वाला पार्ट। इसमें से आपके 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 से 8 तक 8 नंबर के आपके सब 8 नंबर के चैप्टर है। ये लास्ट वाला जो चैप्टर वो आपके 6 नंबर का है। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो वो सेब गिरने की बात सबसे पहले न्यूटन ने ही कही थी कि सेब जो पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित जो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित क्यों कर रही है, क्या ये चंद्रमा इसको आकर्षित नहीं कर सकती, ऐसा अनुमान सबसे पहले न्यूटन ने लगाया था। तो इसको अपन गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानकारी किसने दी थी, न्यूटन ने ही दी थी। फिर आपकी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये सूत्र क्या है, तो ये इसका सूत्र होता है विश्व के प्रत्येक पिंड अन्य पिंड के एक बल आकर्षित करती हैं और दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये इसका सूत्र होता है। इसको आपको इस प्रकार से डायग्राम बना के बताना है। फिर आपसे पूछे कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या क्या, तो ये चारों महत्व बताने। पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है, पृथ्वी को चारों ओर चंद्रमा की गति करवाने वाला बल है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के कारण उत्तरदायी है और चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा आता है। तो ये सभी जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। फिर आपको ये जो जी है, इस जी का मान आपको अच्छे से याद कर लेना है कि जी का जो मान है वो त्रिज्या ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ती है, तो जी का मान जो ध्रुवों की अपेक्षा विषुवत रेखा पर अधिक हो जाता है। पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, जी का मान तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड, इसका स्क्वायर है वो आपको याद रखना है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर याद रखें। फिर आपके न्यूटन की गति के जो तीनों नियम है, गति के नियम v प्लस यू प्लस हाफ एटी, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये तीनों ही नियम आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर थोड़ा सा ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के बारे में आपको देख लेना है। द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की क्या होती है, माप होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। अच्छा, द्रव्यमान सब जगह पे सेम होता है, चाहे वो पृथ्वी पे हो चाहे वो चंद्रमा पे हो, सभी जगह पे बाह्य अंतरिक्ष में सभी जगह पे द्रव्यमान तो सेम ही रहता है, स्थिर रहता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो द्रव्यमान नहीं बदलता है। बदलता कौन है, बदलता अपना ये भार है, क्योंकि भार जो होता है वो F बराबर mg होता है। ठीक है, भार जो है वो WF बराबर mg एक बल होता है। ठीक है, वो mg के बराबर, जो g का मान चेंज होता रहता है तो अपने इस भार का मान भी चेंज होता रहता है।
कितना चेंज होता है, तो याद रखें चंद्रमा और पृथ्वी का आपसे पूछा जाएगा कि भार का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो भार का ऐसा ही मात्रक वही है जो कि बल का मात्रक है। तो भार का और बल का मात्रक सेम ही होता है, न्यूटन होता है। और भार को किससे लिखेंगे, भार W बराबर mg से लिखा जाता है। और अगर m का वस्तु का अगर भार है वो बढ़ेगा, वस्तु का भार बढ़ेगा तो उसका द्रव्यमान भी वो तो फिक्स है, लेकिन उसके द्रव्यमान के रूप में उसको अपन दूसरे स्थान पे चेंज कर सकते हैं। द्रव्यमान तो वही रहेगा लेकिन भार को चेंज किया जा सकता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होगा, तो ये इसके 1/6 गुणा के बराबर होगा। यानी कि चंद्रमा पर भार और पृथ्वी का जो भार का अनुपात है वो 1:6 होगा। चंद्रमा पर भार ज्ञात करना है तो पृथ्वी का जितना भी भार है उसमें 6 का भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा 60 किलो का आंसर। किलो पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, वो 10 किलो का हो जाएगा, 60 का भाग दे देंगे, 6 का भाग दे देंगे। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पहला 9.4 वाला कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो भार ज्ञात करने के लिए वही लिखेंगे W बराबर mg, W बराबर mg, m कितना है, मास कितना है इसमें 10 किलोग्राम, g कितना होता है 9.8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 98 न्यूटन हो जाएगा। 98 न्यूटन इसका आंसर रहेगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 98 न्यूटन, ये इसमें आपके 98 न्यूटन इसका आंसर रहेगा। फिर एक इसका अगला प्रश्न है ये जो कि इंपॉर्टेंट है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, तो चंद्रमा पर नापने पर कितना आएगा, तो इसमें अपन 6 का भाग लगा देंगे। 10 न्यूटन में 6 का भाग लगाएंगे तो ये चंद्रमा पर इसका जो वो भार आ जाएगा। ठीक है, याद रखें। और चंद्रमा पे दे रखा और पृथ्वी पे ज्ञात करना है तो फिर 6 से इसको गुणा कर देंगे। मान लो चंद्रमा पे 6 न्यूटन है तो पृथ्वी पे कितना होगा, तो इसको 6 से गुणा कर देंगे। फिर आपके इस पार्ट का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है 7वां प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण की सार्वत्रिक नियम का महत्व बताइए। मुक्त पतन में त्वरण क्या होता है इसके बारे में बताना है। और कि पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच तो गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे उसका आपको नाम लिखना है। एक इसमें से आपका जो ये प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह की गुरुत्वीय बल की 1/6 गुणा होती है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु चंद्रमा पर है जो, और चंद्रमा पर पृथ्वी पर न्यूटन में भार आपको ज्ञात करना है। तो इसका 12वां जो क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके प्रश्न एक पार्ट संख्या 1 से लगा के लास्ट 9वें पार्ट तक इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। साइंस का मैंने जो पेपर सोल्व करवा रखा वो वीडियो आप जरूर देख लेना, उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।